नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 15वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद अगर आप चाहें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। Arvind recognizes some words when he listens and reads. He is not able to use them in his speech or writing. What are these words known as? कहा यह जा रहा है कि अरविंद जो है वो सुनने के दौरान और पढ़ने के दौरान कुछ वर्ड्स को पहचान लेता है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू यूज देम, यानी वो उसको स्पीच यानी बोलने के दौरान और लिखने के दौरान, राइटिंग, स्पीच और राइटिंग यानी बोलने और लिखने के दौरान उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये शब्द क्या बोले जाएंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर दो वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना और पढ़ना। सुनने और पढ़ने में वो उन शब्दों को तो पहचान लेता है, लेकिन लिखने और बोलने में यूज नहीं कर पाता है। तो देखिए सुनना और पढ़ना ये क्या है, ये हमारा रिसेप्टिव स्किल होता है। देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जैसे कि आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप मेरे आवाज़ को सुन करके रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ नीरज, तो आप अपने स्क्रीन पर इस वर्ड नीरज को पढ़ पा रहे हो और इस नीरज को रिसीव कर रहे हैं, इस शब्द को रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए जब मैं बोल रहा हूँ तो आप अपने मोबाइल में मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यानी देखिए यहां पर सुनना आ गया, लिसन, और जब आप अपने स्क्रीन पर नीरज वर्ड को पढ़ रहे हैं यानी कि रीड करना आ गया। तो सुनना और पढ़ना जो होता है वो रिसेप्टिव स्किल होता है। और जब बोलने की बात की जाती है या फिर लिखने की बात की जाती है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो बोल करके शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, या फिर मैं यहां पर शब्द नीरज लिख रहा हूं तो इस शब्द को लिख करके प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जो लिखना होता है और बोलना होता है वो प्रोडक्टिव स्किल से जुड़ा हुआ है। प्रश्न हमारा क्या बोला गया है कि बच्चा जो है वो शब्दों को सुनकर और उसको पढ़ करके उसका अर्थ समझ पा रहा है। तो ये किस प्रकार के शब्दावली बोले जाएंगे, तो ये रिसेप्टिव शब्दावली बोले जाएंगे। क्यों रिसेप्टिव बोला जाएगा, क्योंकि सुनना और पढ़ना रिसेप्टिव स्किल है और इस स्किल के अंतर्गत जो भी शब्दावलियां आएंगी वो हमारा रिसेप्टिव वोकैबुलरी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे लिए फीडबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो कुछ भी मैं आपको पेडागोजी की सीरीज करा रहा हूं क्या आपके लिए हेल्पफुल है, क्या मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पा रहा हूं या नहीं, या फिर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरा मूल्यांकन करने में मुझे मदद मिलेगी। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सभी सीरीज वाले वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं अथवा नहीं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दिया गया है अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म इज एंड अप्लाइंग द सेम इज इन यूज इज, यानी कहा जा रहा है कि देखिए किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझना और साथ ही साथ देखिए कैसा वो स्ट्रक्चर है उसको समझने की बात की जा रही है और उसको यूज करने की बात की जा रही है, अप्लाई करने की बात की जा रही है। तो इसे किस प्रकार का नॉलेज कहेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर अगर मैं आपको अंग्रेजी का स्ट्रक्चर बताऊं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मैं आपको स्ट्रक्चर बताया तो आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब आप इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। चूंकि हम लोग भाषा की बात कर रहे हैं, इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो किसी भी स्ट्रक्चर को आप अप्लाई कर पाएंगे जब आप इसका यूज करेंगे डे टू डे लाइफ कम्युनिकेशन में। आप इस स्ट्रक्चर का डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तभी तो हो सकता है। तो किसी भी नॉलेज, एक ऐसा नॉलेज जिसमें पहले हम लोग इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, यानी उसको प्राप्त करते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद से दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं, यानी एक चरण दर चरण से हम लोग चल रहे हैं। चरण को अंग्रेजी में प्रोसेस बोलते हैं और इसी से बना हुआ है प्रोसीजरल नॉलेज। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 प्रोसीजरल नॉलेज ऑफ ग्रामर इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों बाकी के विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। दूसरा दिया गया डिक्लेरेटिव नॉलेज ऑफ ग्रामर। डिक्लेरेटिव नॉलेज किसे कहते हैं, इसको सीमित मात्रा में प्रैक्टिस के सेंस में देखा जाता है। जैसे कि बच्चे को स्ट्रक्चर तो बताया गया लेकिन वो बच्चा उसको अप्लाई डे टू डे लाइफ में नहीं कर रहा है, वो भाषा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर रहा है, बल्कि डिक्लेरेटिव नॉलेज में क्या होता है कि बच्चे को
प्रैक्टिस सेट दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए, यानी जो कुछ भी स्ट्रक्चर उसने सीखा है उसका किताबी ज्ञान प्रैक्टिस करने की बात की जाती है, जबकि प्रोसीजरल नॉलेज में उसका डे टू डे लाइफ में यानी व्यवहारिक ज्ञान की बात की जाती है। तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर यूज करने की बात की गई है। यूज आप कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में करेंगे, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा देखिए, नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, यानी भाषा के बारे में ज्ञान की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज तो है लेकिन किस प्रकार का नॉलेज है ये ज्यादा डिफाइन कर रहा है ऑप्शन नंबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 ज्यादा स्पेसिफिक आंसर हुआ, इसलिए तीसरा गलत हो गया। चौथा देखिए, लर्निंग द रूल ऑफ ग्रामर एंड रिप्रोड्यूस इट। देखिए अंग्रेजी के पेडागोजी में जब भी आपको रिप्रोड्यूस शब्द दिख जाए या फिर हिंदी में इसी को पुनरुत्पादन बोलते हैं, तो ये हमेशा निगेटिव वर्ड माना जाता है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जब भी कोई नया चीज मैं सीखूंगा तो उसको समझ करके अपने मौलिक विचारों के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करूंगा, और जब मैं रिप्रोड्यूस या फिर पुनरुत्पादन की बात करता हूं तो जो कुछ भी मैंने सीखा है शब्द बाई शब्द उसको उगलने की बात आती है। तो आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जिसमें बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो रट करके उसी को उगल देंगे। अगर शब्द बाई शब्द वो बच्चा उसको प्रोड्यूस कर पा रहा है जो कुछ भी उसने सीखा है, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है, यानी उसे सीखना नहीं बोलेंगे, उसे रटने की कैटेगरी में रख लेंगे, तभी तो वो शब्द बाई शब्द वर्ड बाई वर्ड बिल्कुल एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। तो रिप्रोड्यूस इंग्लिश में और पुनरुत्पादन हिंदी में हमेशा निगेटिव माना जाता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। एक ही उत्तर बचा ही केवल ऑप्शन नंबर 1 प्रोसीजरल नॉलेज ऑफ ग्रामर, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इफेक्टिव राइटिंग टास्क, यानी कि हमसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी लेखन गतिविधि है। प्रभावी लेखन गतिविधि की बात की जा रही है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि एज एन इंडिविजुअल वर्क बाई ऑल लर्नर्स बिकॉज राइटिंग इज ऑलवेज इंडिविजुअल। कहा यह जा रहा है कि प्रत्येक बच्चा अपना अलग अलग लिख रहा है, क्योंकि राइटिंग हमेशा व्यक्तिगत होता है। तो यह विकल्प निगेटिव है, क्योंकि आपको सभी पक्षों को ध्यान में रखना होता है। ये इंडिविजुअल यानी प्रत्येक बच्चा अलग अलग गतिविधि करने की बात कर रहा है, तो यह निगेटिव इसलिए है क्योंकि लेव वाइगोत्स्की समूहों में रहने की बात करते हैं, समूह में गतिविधि करने की बात करते हैं, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा है, व्यक्तिगत लेखन की बात कर रहा है, विकल्प निगेटिव हो गया। देखिए बच्चा भले व्यक्तिगत लिखेगा लेकिन विचारों के आदान प्रदान होना जरूरी है संरचनावाद के लिए, ठीक है। इस वजह से यहां पर विचारों के आदान प्रदान की बात ही नहीं हो रही थी, विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, लर्नर्स थिंक एंड राइट एज वन टाइम फाइनल प्रोडक्ट। कहा जा रहा है कि बच्चे एक ही बार में सोचते हैं और उसको एक ही बार में लिख देते हैं फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर, तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए लेखन का जो प्रक्रिया उपागम होता है वो ये कहता है कि बच्चे के मन में सबसे पहले विचारों को लेकर के उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। उसके बाद से बच्चा आउटलाइन करता है, जिसमें बच्चा मोटा मोटी बाउंड्री सेट करता है कि उस टॉपिक के बारे में कितने शब्दों में हमें डिफाइन करना है या फिर लिखना है। उसके बाद से बच्चा ड्राफ्टिंग करता है। ड्राफ्टिंग में क्या होता है, वो हेडिंग और सब हेडिंग तय करता है कि क्या क्या होगा और उसके अंदर क्या कंटेंट लिखा जाएगा। उसके बाद से रिवाइज किया जाता है, और अगर उसे ये लगता है कि करेक्शन करने की आवश्यकता है तो संशोधन भी किया जाएगा, और अंत में फाइनल ड्राफ्टिंग करने के बाद से पूरा लेख तैयार होता है। तो ये चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया है, एक बार में वन टाइम प्रोसेस नहीं है, बल्कि चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि इमिटेट का मतलब होता है अनुकरण करना या फिर नकल करना, फ्रॉम अ गुड राइटर एंड रिप्रोड्यूस। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी आपको रिप्रोड्यूस या फिर हिंदी में पुनरुत्पादन दिख जाए आपको सोचना ही नहीं है, विकल्प हमेशा गलत ही होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। कोलैबोरेटिव यानी कि सहयोगात्मक, दूसरे का सहयोग करते हुए, कोलैबोरेट करते हुए कहा जा रहा है एज ए ग्रुप वर्क। अब देखिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जो समूहों में काम करने की बात की थी उसके अनुसार ये बिल्कुल संरचनात्मक विकल्प हो गया। आगे पढ़िए, एंड यहां पर कुछ मिसप्रिंट है, कवर्ट लिखा हुआ है, कन्वर्ट होना चाहिए, कन्वर्ट इनटू इंडिविजुअल वर्क, यानी कि वो समूहों में एक तरीके से बातचीत करे, मेन आइडिया ले ले और उसको इंडिविजुअल वर्क के तौर पर रिप्रेजेंट करे, यानी कम से कम उसको विचार मिल जाए। उसके बाद से ये सभी चीज़ें, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला जो टॉपिक था स्टार्टिंग वाला, वो समूहों में हो सकता है कि सभी बच्चे उस टॉपिक पर बात कर लें। उसके बाद से जब वो लिखने की बात आएगी तो वो बच्चा अपना व्यक्तिगत विचार उसमें प्रस्तुत कर सकता है। तो ये विकल्प कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर संरचनावाद के अंतर्गत लेव वाइगोत्स्की के ग्रुप वर्क की भी बात की गई है, साथ ही साथ इंडिविजुअल लिखने के लिए भी बात किया गया है। तो ये विकल्प सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एन इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ राइटिंग शुड टेक इनटू कंसीडरेशन, यानी कि एक जो प्रभावी मूल्यांकन होता है किसका, लेखन का, उसमें किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कंटेंट। कंटेंट में यानी बच्चे
जो पूरा मुख्य भाग लिख रहे हैं उसकी बात की जा रही है, उसके बाद से ग्रामेटिकल कंट्रोल की बात की जा रही है, यानी कि बच्चा ग्रामर के तौर पर यानी कि व्याकरणिक तौर पर सही लिख रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत तो करे लेकिन वो एक तरीके से सही ढंग से ग्रामेटिकल फॉर्म यूज नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं खाता हूं और ये बोलूं कि मैं खाता तो हूं, तो दोनों में केवल तो का अंतर है, लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक वाक्य में मैं जोड़ दे करके बोल रहा हूं और दूसरा वाक्य नॉर्मल बोल रहा हूं, तो यहां पर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तो तभी उसका भाव क्या है जो लिखने वाला है वो किस सेंस में लिख रहा है वो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ग्रामेटिकल कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोहिरेंस की बात की गई है। कोहिरेंस का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्रम में, जैसे कि बच्चा, देखिए ध्यान से समझिएगा, बच्चा जो कुछ भी कहानी में पढ़ा या फिर देखा, अगर बच्चे को बोला गया कि आप इसको अपनी भाषा में लिखिए और वो कहानी में मान लीजिए कि कई कैरेक्टर्स थे और वो अलग अलग घटनाएं घटित हुई, तो वो उसको एक क्रम में, व्यवस्थित क्रम में अरेंज कर पाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को बोलते हैं कोहिरेंस। तो ये भी बात बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के विकल्पों पर अगर हम लोग बात करें तो दूसरे विकल्प में दिया गया ग्रामेटिकल कंट्रोल लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, धारा प्रवाहता। तो ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे पूछा गया था कि उसके मूल्यांकन में किस चीज़ पर ज़्यादा विचार करना चाहिए। तो देखिए फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह। अब मान लीजिए कोई बच्चा भाषा लेखन सीख रहा है, तो इसमें हम ये थोड़ी देखेंगे कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बिल्कुल बच्चा 1 मिनट में 1 पेज पूरा भर दे। फ्लुएंसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा कम से कम सही से लिखना सीख जाए और ग्रामेटिकल कंट्रोल उसके में हो और विचारों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित कर पाए। तो ये फ्लुएंसी की वजह से ये नेगेटिव हो गया। तीसरा देखिए एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग बात की जा रही है। एक्यूरेसी कहने का मतलब कि बिल्कुल शुद्धता की बात की जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव है। क्यों इसलिए निगेटिव है क्योंकि बच्चे गलतियों के भी माध्यम से सीखते हैं। आप उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ग्रामेटिकली या फिर किसी भी प्रकार से एकदम सही स्पेलिंग लिखिए, एकदम एक्यूरेट लिखिए, क्योंकि जब बच्चे पे आप जबरदस्ती दबाव डालेंगे कि आपको गलत नहीं करना है, तो बच्चा प्रयास करने से डरेगा। उसे ये लगेगा कि अगर मैं गलती कर दूंगा तो मेरी पिटाई हो सकती है या फिर टीचर मुझे डांट सकते हैं, तो ये बच्चे में निगेटिव इमोशन जनरेट करेगा। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए कहा जा रहा है थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड कॉन्टेंट। तो यहां पर कैरेक्टराइजेशन और थीम के वजह से ये विकल्प निगेटिव है और थोड़ा संकुचित भी है। क्यों? क्योंकि पहला वाला ज्यादा ब्रॉड सेंस में इसकी तुलना में, इस वजह से चौथा वाला निगेटिव हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या बना? ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुमारा इज एबल टू रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर वर्ड्स, यानी कि कुमारा जो है वो कुछ शब्दों को पहचान लेते हैं। अब ये कौन से शब्द हैं? कहा जा रहा है कि जैसे एस्पिरेंट को वो पहचान लेते हैं इन अ टेक्स्ट और व्हेन ही इज स्पोकन, यानी कि किसी दिए गए लेख में और जब कोई उसे बोलता है तो। बट इट इज नॉट एबल टू यूज ऑन हिज ओन, यानी कि वो इन शब्द को, एस्पिरेंट शब्द को अपने खुद से यूज नहीं कर पाते। खुद से यूज कैसे करेगा? या तो बोल करके करेगा या तो लिख करके करेगा। यानी कि सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए कि ये वही वाला प्रश्न है जो हमने रिसेप्टिव वोकैबुलरी से देखा था, पहला वाला ही प्रश्न। अब रिसेप्टिव वोकैबुलरी में क्या होता है कि बच्चा पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है और कहीं से सुना, कहीं बोला गया तो उसको सुन करके उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है। यानी ये भी कहीं ना कहीं रिसेप्टिव स्किल से जुड़ा हुआ है। आगे पढ़िए, व्हाट वुड यू कॉल दिस वोकैबुलरी, यानी इस वोकैबुलरी को क्या बोला जाएगा? तो इसे हम लोग पैसिव वोकैबुलरी बोलते हैं। पैसिव वोकैबुलरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बच्चा निष्क्रिय रहता है। जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब मैं शब्दों को बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, जैसे मैंने बोला मैं शब्दों को बोल रहा हूं तो बोलने के दौरान मैं एक्टिव हूं, इसी के साथ जब मैं लिख रहा हूं तो लिखने के दौरान मैं एक्टिव हूं। तो जो शब्दावली बोलने में और लिखने में यूज की जाती है वो हमें जो बोल रहा है या फिर जो लिख रहा है उसको एक्टिव रखती है, इसीलिए इसे एक्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। जब शब्दों को बोल करके और लिख करके प्रोड्यूस किया जाता है उस दौरान बोलने वाला और लिखने वाला एक्टिव होता है, इसलिए बोलने और लिखने से संबंधित वोकैबुलरी को एक्टिव वोकैबुलरी बोलेंगे। और जब बच्चा सुन रहा है, देखिए यहां पर सुनने की बात की गई है, कोई बोला गया है और इसको सुना गया है, ठीक है। यहां पर ये मत समझिएगा स्पीक का मतलब बोलना, तो उसके सेंस में नहीं। कहा जा रहा है कि व्हेन इट इज स्पोकन, ये पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में है क्योंकि डायरेक्टली वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो ये पैसिव वॉइस में है, यानी जब बोला जाता है, जब बोला जाता है तो कोई बोला होगा तो उसको वो बच्चा सुन रहा है। कौन सुन रहा है? कुमारा सुन रहा है। और जब टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि लिखा हुआ है उसको पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर रहा है। तो जब बोला जाता है या फिर
कहीं से पढ़ करके अर्थ ग्रहण कर रहा है, तो उस दौरान वो शब्दों को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी कि निष्क्रिय बना हुआ है। निष्क्रिय को अंग्रेजी में पैसिव बोलते हैं। और यहां पर शब्दावली की बात की गई थी, तो पैसिव वोकैबुलरी यहां पर प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच कैटेगरी ऑफ राइटिंग द फॉलोइंग टास्क वुड कम अंडर, यानी कि यहां पर एक टास्क दिया गया है, वो किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दिया गया है, इमेजिन यू आर अ कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड राइट योर फीलिंग इन योर डायरी। कहा यह जा रहा है कि आप कल्पना करिए कि आप किसी कहानी के एक कैरेक्टर यानी एक पात्र हैं और आप अपनी फीलिंग को अपने डायरी में लिखिए। तो यहां पर जब भी हम कल्पना करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं या फिर लिखते हैं, तो उसे हम लोग बहिर्वेशन लेखन कहते हैं, और उसी को अंग्रेजी में एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग कहते हैं। देखिए जहां पर भी लेखन से पहले कल्पना आपको कराया जाए, आप आंख बंद करके हमेशा एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग लिखिए, आंसर टिक करिए, यही हमेशा 100% सही होगा। जब भी इमेजिन करके कुछ लिखने की बात आएगी, हमेशा एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट डू बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल रेफर टू, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि BICS किस से रेफर करता है, यानी इसका अर्थ क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए दो प्रकार के कौशल होते हैं भाषा को यूज करने के सेंस में। एक होता है BICS, जिसका फुल फॉर्म यहां पर दिया गया बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा होता है CALP, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये जो भाषा कौशल है, दोनों भाषा को कौशल यूज करने का ही कौशल है। ये जो भाषा कौशल है वो अनौपचारिक तरीके से भाषा को यूज करने का कौशल है। जैसे कि हम अपने दोस्तों के बीच जब बातचीत करते हैं या फिर जब हम कहीं पर भी बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ अनौपचारिक शब्दों का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं BICS। लेकिन जो किताब की भाषा होती है या फिर जो बहुत ही उच्च लेवल की भाषा होती है, चाहे हम बोलने में यूज करें या फिर किताबी भाषा, वो हमेशा औपचारिक होती है। तो औपचारिक भाषा की जो बात करेगा वो CALP होता है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया, BICS, यानी कि डे टू डे लाइफ में जो भाषा यूज की जाती है उसे हम लोग BICS बोलते हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग अनौपचारिक भाषा का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। लैंग्वेज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन एनवायरमेंट, कहा जा रहा है कि भाषा टेक्निकल कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट में जो भाषा यूज की जाती है उसके सेंस में, तो ये हमारा एक तरीके से CALP से जुड़ा हुआ है। ठीक है, CALP से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं जो कि औपचारिक होते हैं, तो ये हमारा CALP से जुड़ा हुआ है। प्रश्न हमसे BICS के बारे में पूछा गया, विकल्प नहीं होगा। तीसरा देखिए, लैंग्वेज फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड आइडियाज, यानी कि कहा जा रहा है कि जो अमूर्त चिंतन से जुड़े हुए हैं, लैंग्वेज भाषा जो अमूर्त चिंतन से जुड़े हुए हैं, तो ये भी डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन करने की बात नहीं कर रहा है, चिंतन करने की बात कर रहा है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज, यानी कि संप्रेषण के माध्यम से जो कम्युनिकेशन के माध्यम से जो लैंग्वेज यूज किया जाता है उसके सेंस में बात की जा रही है। तो देखिए हम लोग कम्युनिकेशन में आप केवल ओरल कम्युनिकेशन मत समझिएगा कि हम लोग एक दूसरे से जो बातचीत कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के दो प्रकार होते हैं, पहला ओरल और दूसरा वर्बल होता है। वर्बल यानी लिख करके, तो जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, जो लिख करके कम्युनिकेशन करते हैं, आप अगर परीक्षा में लिखते भी है या फिर किसी को पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये सीधे तौर पर औपचारिक यानी कि CALP से जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, लैंग्वेज फॉर डे टू डे एंड हियर एंड नाउ पर्पजेज, यानी कहा जा रहा है कि जो हम लोग दैनिक जीवन में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग अनौपचारिक चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं, अनौपचारिक शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अनौपचारिक यहीं पर आ रहा है, और इसलिए BICS यहीं इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रिएटिंग अ सब टेक्स्ट क्रिएटेड वाइल टीचिंग अ शॉर्ट स्टोरी इज, यानी कि कहा जा रहा है कि एक लघु कथा पढ़ाने के दौरान एक सब टेक्स्ट क्रिएट करना क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक कहानी सुनाने के बाद से बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए उस कहानी के सीक्वेंसेस को क्रम में अगर लगा लेते हैं तो उसे ही बोला जाता है सब टेक्स्ट क्रिएट करना। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, लिसनिंग द स्टोरी इवेंट्स इन जंबल मैनर। जंबल का मतलब होता है गड़बड़ मैनर, यानी कि जो कि एक दूसरे के क्रम में नहीं लगा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे कहानी सुनने के दौरान एक समझ अपनी बना पाते हैं जिसमें घटनाओं को क्रम में लगा पाएं या फिर क्रम में लिख पाएं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि गड़बड़ क्रम, जंबल का मतलब होता है गड़बड़ या फिर अव्यवस्थित क्रम कह सकते हैं, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, इनेबलिंग द लर्नर्स टू यूज द स्टोरी टू यूज द शॉर्ट स्टोरी टू राइट, यानी कहा जा रहा है कि जो शिक्षार्थी हैं
वो शॉर्ट स्टोरी को लिखने में सक्षम हो जाए, इसे बोलते हैं सब टेक्स्ट। तो ये विकल्प निगेटिव है। अगर बच्चा शॉर्ट स्टोरी को पढ़ करके या फिर सुन करके हु बहू उन्हीं शब्दों को रिप्रोड्यूस करके लिख दे रहा है, तो इसे हम लोग सब क्रिएट नहीं बोलेंगे। सब क्रिएट तब होगा जब बच्चा उसके आइडियाज को एक सही क्रम में लगा पाए, और वो भी किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए, या फिर वो हु बहू शब्दशः वो नहीं होना चाहिए जो कि कहानी उसने पढ़ा या फिर सुना है। वो उसकी भाषा में बात करनी चाहिए। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि इसलिए यहां पर ये क्लियर नहीं किया गया था कि वो सही क्रम में लगा पा रहा है या नहीं, या फिर अपनी भाषा का प्रयोग कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर शब्द बाय शब्द वो रिप्रोड्यूस कर दिया कहानी को, तो उसे हम लोग सब टेक्स्ट क्रिएट नहीं कहेंगे। ऑप्शन गलत हो गया। पहला देखिए, शॉर्टेनिंग द शॉर्ट स्टोरी, यानी कहा जा रहा है शॉर्टेनिंग का मतलब होता है छोटा करना, संक्षेप करना। तो ये भी हमारा सब टेक्स्ट क्रिएशन नहीं है। एक ही विकल्प बचा, लिसनिंग द इवेंट्स एंड आइडियाज ऑफ द स्टोरी इन अ सीक्वेंस, यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो स्टोरी है उसको एक क्रम में, सीक्वेंस में सुने गए कहानी को लगाना या फिर अपनी आइडिया को विकसित करना, उस सेंस में यह है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पोर्टफोलियो असेसमेंट इन्वॉल्व्स, यानी कि पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या शामिल होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक शैक्षणिक सत्र में, यानी कक्षा 3 में अगर बच्चा है या फिर कक्षा 8 में अगर बच्चा है, तो इस एक शैक्षणिक सत्र यानी पूरे साल भर में वो जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधि किया होगा उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है पोर्टफोलियो में। ठीक है, यानी कि एक शैक्षणिक सत्र यहां पर इंपॉर्टेंट है। पूरे एक शैक्षिक सत्र, एक पूरे सेशन में जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधि किया होगा उस सब का डेटा मेंटेन किया जाता है पोर्टफोलियो में। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया, सिस्टमेटिक वेज ऑफ इंप्रूविंग असेसमेंट थ्रू वेरियस स्ट्रेटेजी एंड असाइनमेंट। कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से उसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प निगेटिव होगा, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि उस पोर्टफोलियो असेसमेंट को यूज कैसे करेंगे या फिर कैसे बच्चे को के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। यहां पर हमसे ये बोला जा रहा है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट किसको शामिल करता है, तो यहां पर ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, ये भी विकल्प निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि यहां पर असेसमेंट की बात ही नहीं करनी है। हमसे यह पूछा जा रहा है कि उसमें क्या शामिल किया जाता है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट में एक शैक्षणिक सत्र में उसके द्वारा की गई गतिविधियों के परफॉर्मेंस को शामिल किया जाता है। ठीक है, चौथा देखिए, समेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि समेकित मूल्यांकन, या फिर इसी को हम लोग योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं, जो कि आपका सत्र के अंत में होता है। तो जो हमारा पोर्टफोलियो असेसमेंट है वो सत्र के अंत में थोड़ी होता है, वो तो साल भर चलने वाली प्रक्रिया है ना। यानी जो कुछ भी बच्चा शैक्षणिक गतिविधि कर रहा है वो सत्र के बीच में ही तो होगा, सत्र के अंत में थोड़ी होगा। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंस्टेंसेज। यहां पर देखिए कलेक्शन की बात की जा रही है, यानी कि एकत्र करने की। वो जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधि कर रहा था उसके रिकॉर्ड को कलेक्ट किया जाता है असेसमेंट में, पोर्टफोलियो असेसमेंट में। ऑफ लैंग्वेज लर्निंग बाय लर्नर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहा गया है, यानी कि एक शैक्षणिक सत्र, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि एक साल के अंदर जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधि करेगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, यानी कलेक्शन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर makes her learners understand their error in their speech and pronunciation by citing some of the errors without mentioning who do such errors. With she does once a week, what does she do टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग स्किल एंड प्रोनाउंसिएशन। यानी कि कहा यह जा रहा है कि एक शिक्षिका है जो कि बच्चों की गलतियों को, जो वो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में करते हैं या फिर बोलने के दौरान करते हैं, उनको नोटिस करती है और सप्ताह में एक बार उस पर चर्चा करती है। और इसमें शिक्षार्थियों को नहीं बताती कि कौन क्या गलती कर रहा है, या फिर बिना उनका नाम लिए ही कि किसने क्या गलती किया है, वो सभी शिक्षार्थियों को बताती हैं। ठीक है, आगे पढ़िए, व्हाट डज सी डू टू इम्प्रूव देयर स्पीकिंग स्किल एंड प्रोनाउंसिएशन। यानी कि बच्चों के वाचन कौशल और उनके उच्चारण कौशल को विकसित करने के लिए टीचर के द्वारा क्या किया जा रहा है, कैसे वो इंप्रूव करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडिविजुअल कौन बच्चा क्या गलती किया था उस पर चर्चा नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहां पर बच्चों को बिना बताए, देखिए विदाउट मेंशनिंग, बच्चों को नहीं बताया गया कि किसने क्या गलती की है, तो ये एरर एनालिसिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर टू वे कम्युनिकेशन है, यहां पर टीचर भी उनको कुछ बता रहा है और बच्चे भी उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो एरर एनालिसिस तब होता जब
प्रत्येक बच्चे का एरर कलेक्ट करके और इंडिविजुअल टीचर उस पर एनालिसिस कर रही होती किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। तो एरर एनालिसिस नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये टू वे कम्युनिकेशन है जिसमें बच्चे भी कहीं ना कहीं इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इस वजह से एरर एनालिसिस गलत हो गया। दूसरा देखिए, टीचिंग प्रोनाउंसिएशन थ्रू एग्जाम्पल्स, ये भी गलत है। कम्युनिकेशन स्किल, ये भी गलत है। फीडबैक की बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। फीडबैक में क्या होता है कि बच्चों को प्रतिपुष्टि दी जाती है, फीडबैक दिया जाता है और बच्चे भी कहीं ना कहीं टीचर को फीडबैक दे रहे हैं कि हाँ हम लोग ये एरर को समझ चुके हैं कि हाँ ये गलती हो रही थी। तो यहां पर ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।